मेरे लब पे मेरे आका। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा, दूसरा आ रहा ये 1.5 फुटिया। अरे इनको आमदार खासदार, इनके बाप को खासदार आमदार, इसको आमदार बनाने वाले आप रिकॉर्ड उठाकर देखो। अगर किसी ने बनाया होगा तो सबसे पहले हिस्सा सिर्फ मुसलमान ने लिया इसमें। ये इतिहास उठा के रखो, देखो कि ये जो सेंट्रल मिनिस्टर बन रहे यहाँ आमदार, इसको मंत्री बनने का, इसको जो वक्तव्य कर रहा है ना नीतीश राणे, ये इसको आमदार बनना है, इसको वो इसको मंत्री बनना है इसको। लेकिन ऐसे से मंत्री नहीं बन सकते तुम एक कम्युनिटी के ऊपर पूरा गलत सलत बात कर रहे, गलत बातचीत कर रहे, ये बर्दाश्त की हमारी हद हो गई है। जो महाराज के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन, धरना, ये उपोषण जारी है, और जब तक ये महाराज को जेल के अंदर नहीं डालेंगे सलाखों के पीछे, और दूसरी बात नीतीश राणे के ऊपर गुना दाखिल नहीं करेंगे महाराष्ट्र सरकार, मैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब से विनती करता कि ये महीना 1.5 महीने का मेहमान है ये, लेकिन आने वाले वक्त में 2024 में 1.5-2 महीने, अभी महीना भर के बाद अभी जो है तो ये इलेक्शन चालू होने वाले विधानसभा के महाराष्ट्र के। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं विनती करता कि 2024 का इलेक्शन इन्हें नहीं लड़ना चाहिए, और इलेक्शन लड़ने पे लड़ा तो इसके ऊपर पाबंदी करना चाहिए। ऐसे जो वक्तव्य कर रहे जो नीतीश राणे और ये भगवा आतंकवाद महाराज, ये दोनों को सलाखों के पीछे डालना, जब तक ये दोनों के ऊपर गुना दाखिल नहीं करेंगे तो आज ये धरना और आंदोलन ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये किसी से डरने वाले नहीं है, इसको कंटिन्यू करने वाले। और अभी 1-1, 2-2, 4-4, 10, 20, 100, 50, अब हमारा पूरा ग्रुप और पूरा शहर के लोगों से मैं आह्वान करता कि आप अल्लाह के वास्ते, ये कोई पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, ये अल्लाह के रसूल का मामला है। इसकी शान में गुस्ताखी जिसने करा उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन इसको माफ़ अगर इन्होंने करे तो हम नहीं करने वाले, इसको छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा साखड़ी उपोषण ये कंटिन्यू रहेगा। रात के अगर टाइम में अगर मेरे को ऑफिस साहब ने अगर अकेले को बोले तो इंशाअल्लाह ताला मैं अकेला आके सोऊंगा और रहूँगा, लेकिन हमारा धरना और आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है जब तक ये दोनों के ऊपर गुना दाखिल नहीं होगा, ऐसा मैं कहते हुए बोलता हूँ। आपसे सवाल ये कि नुमाइंदा कौंसिल पूरी जमातों की एक जमात है और आज उसका धरने का 3रा दिन है। आप जो पार्टी से आते हैं, कम से कम महाविकास आघाड़ी के जो आमदार अपने चुनकर लोक विकास में दिए, 30 आमदार खासदार जो है चुन के आए लोक विकास अभी हाल ही में लोकसभा में, कहीं ना कहीं ये खासदार भी मुसलमानों की जो है तो आवाज़ नहीं बन रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभी ऐसा नहीं है, आवाज़ बन रही है। अभी पहले तो मैं मेरे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ जो नेता है, और हमारे जयंत पाटिल साहब ने ट्वीट किया था इसके बारे में, लगे तो मैं बताता हूँ कि ये जो वक्तव्य इन्हें जो किया है नीतीश राणे ने, ये गलत है। और जो महाराज ने जो गलत वक्तव्य किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसका विरोध पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने किए हुए हैं। ये मेरे पास उनका ट्वीट करा हुआ मेरे पास सबूत है ये बात का। और रहा सवाल हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हिंदू समाज के भी जो लोग हैं पार्टी के, उन्होंने भी जो है तो इसका विरोध किया कि ये बात गलत है, सरासर इसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं और पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर हमारे पार्टी के अंदर अगर हमारे को अगर दूसरे लोग अगर नहीं ये चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ऐसी पार्टी में भी काम नहीं करेंगे, ये भी आपके चैनल के माध्यम से याद रखना। क्योंकि हम क्या है महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में हमने इंशाल्लाह मुसलमानों ने बता दिए, हमारे जो जिम्मेदार उलमा हिंदुस्तान के, इन्होंने एक फतवा जारी किया था कि इस टाइम हमारे को महाविकास आघाड़ी को भी वोट देना है और मोदी को यहाँ से छुट्टी करना है। आपको ऐसा बोलना है क्या जो सरकार है वो एजेंडे पे नहीं बल्कि झंडे पे काम कर रही है? नहीं, एजेंडे पे काम कर रही है। झंडे देखो हमारा काम जो है पूरा बिल्कुल अच्छे से, पूरा सेकुलर पार्टी हमारी, और वो सेकुलरिज्म हमारे पास अच्छे से काम कर रहा है। उसकी झंडा और एजेंडा दोनों भी बात का मैं समझ गया, लेकिन हमारी जो पार्टी है बिल्कुल खुलकर इसका विरोध कर रही है, ऐसा नहीं है। झंडे के तो नीचे काम कर ही रहे हैं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। सर सवाल आखिरी है, नीतीश राणे की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर और हिंदू समाज के अंदर दरारें आ रही है और नौजवान जो है तो वर्गला जा रहे हैं और रोड पर आकर जो है तो फसाद मचा रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हिंदू समाज महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के अंदर, ये देश सेकुलर देश है। इस देश के अंदर महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है
हिंदुस्तान के अंदर जो सब मिलकर भाईचारगी से रहते हैं। मैं नहीं समझता कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ है। ये ऐसा महाराज भगवा आतंकवाद, इसके खिलाफ आप यूट्यूब के ऊपर देखो, हिंदू समाज खुद उसके खिलाफ बात कर रहा है। ये हमारी सेकुलरिज्म है। ऐसा बोल नहीं सकते कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ है। आवाम को क्या अपील करेंगे? मैं आवाम को ये अपील करेंगे कि आप धरना आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और हमारा धरना आंदोलन जो है यहाँ साकड़ी उपोषण रखा गया है, ये साकड़ी उपोषण कंटिन्यू उसको करना चाहिए। और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है ये। यहाँ पे कोई राजकारण मामला नहीं है, राजकीय मामला नहीं है। ये मेरे मज़हब का, मेरे नबी का मामला है। जान भी जाएंगी तो आखिर तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका नाम? मेरा नाम सलीम शेख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महासचिव अल्पसंख्यक विभाग। सर, नुमाइंदा काउंसिल की ओर से आज तीसरा दिन है, धरने आंदोलन चालू है, साकड़ी आंदोलन चालू है, तो क्या कहेंगे आप, क्या हिसाब से यहाँ पे आएंगे? मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ये जो है औरंगाबाद शहर में सभी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए मुसलमानों की एक इत्तेफाकन राय मालूम की जाती है और शहर औरंगाबाद के लोगों को, मुसलमानों को और पूरे बाकी लोगों को भी, दूसरे कौमों को मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मैसेज दिया जाता है। मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष कुरैश कम्युनिटी NGO का होने के नाते मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को समर्थन देने आया हूँ। और आज तीसरा जो साकड़ी आंदोलन का तीसरा दिन है। असल में मुद्दे जो है ये कोई बात जो है 1-1.5 महीने से चल रही है। कई जगह इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह की से आवाज़ उठ रही है। लेकिन ये पूरा नंगा नाच, ये पूरा सियासत के लेके खेला जा रहा है। जो फार्मूला है आज का पॉलिटिक्स का, असल में जो सियासत होती थी पहले की, आज से 1947 जो आज़ादी के बाद से, तो लेफ़्ट और राइट की विचारधारा बोल के चलती थी। एक लेफ़्ट पार्टीज़ होती थी, कम्युनिस्ट पार्टीज़ होती थी और राइट विंग जैसा कांग्रेस वगैरह होती थी। लेकिन RSS अपना जहर चलते 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 95 के बाद, मस्जिद की शहादत के बाद फिर भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ। और 2014 के बाद उनका जो फार्मूला निकल गया कि अब सियासत करना है तो हिंदू मुस्लिम करना है, अभी चुन के आना है तो बस हिंदू मुसलमानों को तकलीफ़ दो तो हिंदू एक जगह आते, हमको वोट मारते तो हम इख्तिदार में आते। उनको कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान 25-50 मर भी गए तो उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मुसलमानों के जो उलमा, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और उलमाए हैं, आज़ादी के 1947 के बाद पहली मर्तबा 2024 के इलेक्शन में लोकसभा के इंडिया अलायंस को ओपनली जान माल सब कुर्बान करके उन्होंने अपील की मुसलमानों को कि इंडिया अलायंस को चुन के लाओ, उनके खासदारों को चुन के लाओ। उसका नतीजा ये निकला कि आज मोदी हुकूमत जो है लंगड़ी है, लूली है। भले ही उनके पास आज 2 जन की सहारे से चली सरकार, लेकिन क्या होगा ये बोल नहीं सकते। अब महाराष्ट्र में भी ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसा माहौल बन गया है कि ये इनकी यहाँ पे भी हुकूमत जा सकती है, तो इन्होंने फिर वही फार्मूला लगाया हिंदू मुस्लिम का। और उसके तहत इन्होंने इतना ख़तरनाक, इतना घिनौना खेल खेला है कि अब उन्होंने जो है मुसलमानों के, जिसके ऊपर मुसलमान अपनी जान माल, तो ये तो मामूली चीज़ है, अपने बाल बच्चे, अपनी बीवी सब कुर्बान करने को तैयार है। ऐसी शख्सियत, ऐसे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर ये बोलने को तैयार कर रहे। और जो जिसके हाथ में हुकूमत है वही आदमी बोलता है कि इसके बाल को धक्का नहीं लगेंगे, तो हम प्रशासन से ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो गिरफ्तार करें। ये तो हम इसलिए बैठे हैं यहाँ, हमारी तो डिमांड यही है। लेकिन अब इंडिया अलायंस को हम में लाए, अब आने वाली हुकूमत भी आएगी महाविकास आघाड़ी, तो हम ये बताना चाह रहे हैं उनको कि अगर तुम भी आए तो तुमको ये हमारी डिमांडें पूरी करना पड़ेंगी और इन पे कार्रवाई करना पड़ेंगी। और हमेशा का एक उपाय बोल के प्रॉफिट जो बिल है, जो भी महापुरुष है, जो भी
अल्लाह के रसूल है या जो भी अपने धर्म के महापुरुष है, उनके खिलाफ बोलने पर सख्त सज़ा होनी चाहिए, जैसे कि 10 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है। बाकी जो औरंगाबाद का मुद्दा है, तो ये औरंगाबाद जो है, पुराने शहर का नाम औरंगाबाद रहना, नया जो शहर बसा है उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर रख दो। ये पार्लियामेंट जैसा असेंबली को अधिकार है, ये स्टेट का इशू है। ये स्टेट की लिस्ट में आता, 3 लिस्ट रहती है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट रहती है, सेंट्रल लिस्ट रहती। तो स्टेट लिस्ट में आता है, तो ये असेंबली के पावर है। तो हम चाहते हैं जब असेंबली बनेंगी, महाविकास आघाड़ी भी आएंगी, तो हम एक जज्बात पैदा कर रहे हैं, हम एक मूवमेंट बिल्ड कर रहे हैं कि है ये अगर सरकार भी आ गई तो ये हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं इससे। आप आओ, आपको पावर है, आप इसका नाम चेंज करो, आप संभाजी महाराज का भी आदर करके आप उसको भी नाम दे दो, मसला ख़त्म। क्योंकि जमहूरियत का निज़ाम 2 चीज़ों पे उसकी बुनियाद है, एक इंसाफ है, एक इंसानियत है। अगर तुम्हारे में इंसानियत भी नहीं है और इंसाफ भी नहीं है तो जमहूरियत कभी जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती। अपना मुल्क का पहले बंटवारा हो चुका है और हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को संवारा है और हम कतई ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो आगे। इसलिए हम चाहते हैं हमारे सबके साथ इंसाफ हो, इसकी लड़ाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और वो दूसरा मुद्दा था कि वो वक्फ बिल का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो मुसलमानों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को रिफ़र हुआ है बिल। अब देखते हैं आगे पार्लियामेंट में क्या करती है हुकूमत पे, तो प्रेशर बनाने का काम चालू है। अब इंडिया अलायंस भी ताकत लगाए हुए है और उनके ऊपर भी एक मुसलमानों के जो अलग अलग जगह पे अपने एक मुतालबे हो रहे हैं और वो भी एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि किसी भी तरह से ये किया जाए। अगर बीजेपी का एजेंडा मुसलमानों से क्या लेना देना है, जबकि उनकी वोट बैंक भी मुसलमान नहीं है। इनको ट्रिपल तलाक से लेना है, वक्फ अमेंडमेंट बिल से लेना है, कभी ये मुसलमानों के इशू में घुस जाते, जबकि इनका लेना डेवलपमेंट की बात नहीं करते ये। और आपकी अगर कुछ पूछना चाहते हैं बिलखुसूस पूछ सकते। रानी ने हाल ही में कल जो बयान वादग्रस्त बयान दिया है कि पुलिस को हटा दो, हम हिंदू और मुस्लिम के आमने सामने करने के बाद कौन रहेगा दूसरे दिन ये देखता, क्या बोलेंगे? ये जो है नीतीश रानी की ज़बान नहीं है, आप समझ नहीं रहे। ये ज़बान है बीजेपी की, ये ज़बान है देवेंद्र फडणवीस की, ये ज़बान है अमित शाह की, ये ज़बान है मोदी की। ये ज़बान के ज़रिए वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते, ये ज़बान के ज़रिए माहौल ख़राब करना चाहते, ये ज़बान के ज़रिए माहौल बिगाड़ के कैसा हिंदुओं को अपने फेवर में ला के सियासत में हमारी सीटें कैसे इख्तिदार में आएंगी, ये तो एक नमूना है। इसकी क्या औकात है? इसकी एक मुसलमान अगर खड़े हो गया तो उसके सामने भाग जाएगा वो, या तो चड्डी में मुत देंगे उसकी। वो क्या बोला, इतने खड़े रहेंगे उतने खड़े रहेंगे, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कुछ भी औकात नहीं है। ये परेशानी है कि मैं इतने दिन से भाषण दे रहा और ये मुसलमान अभी तक अंगार क्यों नहीं पकड़े। मुसलमान अभी तक कानून के दायरे में काम कर रहे, मुसलमान जमहूरी निज़ाम में रह के प्रोसीजर फॉलो करके अपना गुस्से का इजहार कर रहे। हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है हो रहा ही नहीं कुछ, ना दंगा हो रहा, ना फसाद हो रहा, ना कुछ हो रहा। हमारा एजेंडा ही कामयाब नहीं हो रहा। हम इलेक्शन के, अब उन्होंने इलेक्शन की तारीख ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया और 2 स्टेट के इलेक्शन ले लिए और बोले यहाँ भी क्या है, तो बोले वो बारिश है और कुछ सन है, फेस्टिवल है, इलेक्शन कमीशन ने बोल के आगे ढकेल दिया। डर रहे क्यों इलेक्शन से? ये दंगा फसाद करा के कैसा भी माहौल अपने फेवर में करना चाहते। नीतीश रानी की कोई औकात नहीं है। नीतीश रानी को मेरे पास वर्ड ही नहीं है उसको बोलने का। असल में वो तो ऐसे ऐसे अल्फाज वापरे लोगों ने, लेकिन मेरे ख्याल से उसको तो नाम लेके उसका बड़ापन हो जा रहा, उसको मार्केटिंग मिल जा रही एक किस्म से। आवाम को क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूँगा कि नौजवानों उठो, जागो, आओ, मोमेंट को बिल्ड करो, अपने हक़ के लिए लड़ो। अभी नहीं लड़ेंगे तो कभी हमारे रसूल के ख़िलाफ़ लड़ रहे, हमारे रसूल के ख़िलाफ़ बातें कर रहे। हमारा ये एक ईमान है और ईमान के 3 दर्जे रहते हैं। अगर तुम्हारे सामने कोई गलत हो रहा, अगर हाथ में दम है तो हाथ से रोको, हाथ में नहीं है तो ज़बान में दम है, ज़बान से रोको। ज़बान से नहीं रोक सकते तो ईमान का कम से कम दर्जा है कि अल्लाह को गवाह रख के दिल में बुरा मानना। और इस तरह से हमारी जमहूरी निज़ाम है, यहाँ बोलने का हक़ है हमको। बिल्कुल मुसलमानों ने, नौजवानों ने अपनी इज़हार हक़ करना चाहिए और इस तरह से माहौल बिल्डअप करो। और एक एक वोट जमहूरियत में एक एक हथियार है।
इनका एक एक कोट कराओ, इनके खिलाफ जो जो ऐसे नफ़रतों वाले हैं इनके खिलाफ इनको गिराओ, इनकी लाशें गिराओ। लाशें गिराओ मतलब इनको हराओ, चुनाव में हराओ। लाशें गिराओ मतलब मारो पीटो नहीं, इनको राजनीतिक तौर पे सियासी दफन करो। इनकी जो राजनीति चल रही है, इनको वोटों से इनका जो है एक एक इनकी डिपॉजिट जब्त होना, ये कहना चाहता हूँ। एडवोकेट अजीम कुरैशी। काउंसिल हमारे शहर की तमाम रिलीजियस, सोशल और एनजीओज़ का एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है। ये एपेक्स बॉडी है जिसने ये तय की है कि हम यहाँ पर जंजीरी मुजाहरा करेंगे, साकड़ी अपोजिशन हम लोग यहाँ पर चलाएंगे जब तक कि हमारे दिए हुए डिमांड्स पूरे न हों। डिमांड्स में नंबर 1 पर हमने रखा है कि गिरी और राणे को फौरी अरेस्ट किया जाए। रामगिरी महाराज के बारे में सब जानते हैं कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और ये गुस्ताखी मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। अभी सारे जज्बात आप महसूस कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर और शहर नहीं, रियासत नहीं, पूरे मुल्क में इससे हंगामा है। और हो सकता है कि ये हिंदुस्तान के बाहर ये ख़बर जाकर मुस्लिम ममालिक को भी खड़ा करे कि रसूल उनके भी हैं और रसूल की आनत वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुपोश शर्मा का वाक़या हम जानते हैं कि किस तरह से कुवैत में बवाल पैदा हुआ, कुवैत की हुकूमत ने किस तरह, क़तर की हुकूमत ने किस तरह से प्रेशर बनाया और उस प्रेशर के नतीजे में नुपोश शर्मा को जो स्पोक वूमेन थी उनको हटाना पड़ा उसकी अपनी पोस्ट से। और बाज़ाब्ता जो है जो वज़ारत ख़ारिजा हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने माफ़ी मांगी है उस पर। तो ये चीज़ धीरे धीरे वहाँ तक भी पहुँच सकती है और एक बाहर से प्रेशर भी आ सकता है, इसको भी हमको महसूस करना चाहिए। एक मामूली से आदमी के लिए इतना बड़ा जो है चैलेंज ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, ये बात समझ से बाहर है। अब हम जानते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे लोगों के काम करने से कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आता है। ये जो खाड़ी के ममालिक है यहाँ पे कितने लोग, लाखों लाख लोग काम करते हैं। अगर ये खाड़ी के मुल्कों के लोगों का दिमाग ख़राब हुआ और वहाँ से हमारे लोगों को एक्टिवेट करना शुरू किया तो क्या होगा फिर? या ये कि रसूल की मोहब्बत में उन्होंने कोई बड़े फ़ैसले किए तो क्या होगा? ये सब सोचना चाहिए। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसका बड़ा जो बजट का हिस्सा ये लोग पूरा करते हैं, तो इस पर हम फ़ायदे में रहेंगे नुकसान में रहेंगे, इस पे सोचना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें सोची नहीं जा रही है और सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम इशू बनाकर इसको वोट बटोरने का एक ज़रिया समझा जा रहा है। गाली दो, गाली देने से बड़े हो जाते हैं, जितनी बड़ी गाली देंगे उतने बड़े बनने की कोशिश होगी। तो ये एक चिल्लर पॉलिटिक्स है यहाँ पर, एकदम थर्ड ग्रेड की पॉलिटिक्स को जो है, जिसको डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो यूज़ हो रही है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जिसने जो गुस्ताखी की है उसको अरेस्ट करना चाहिए। उसके ख़िलाफ़ FIR है, ऐसा नहीं है कि FIR नहीं है, 60 से ज़्यादा FIR उसके अगेंस्ट में है, उसको अरेस्ट होना चाहिए। उसको सपोर्ट करने वाले राणे को भी अरेस्ट करना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है सीधे सीधे कि हेट स्पीच क्राइम के अंदर सुमोटो तौर पे पुलिस को FIR करना चाहिए और FIR के बाद उसको अरेस्ट करना चाहिए। ना सुमोटो तौर पे पुलिस ने जो FIR किया है ना अरेस्ट किया है। जो FIR लोगों ने किया है उस पर भी कोई एक्शन जो है गवर्नमेंट नहीं ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि क़ानून के दो रूप हैं यहाँ पर। एक वो मौलाना अज़हरी साहब जो अब तक जेल में पड़े हुए बेचारे, उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था उसको उठाकर FIR करके अंदर डाल दिया आपने। लेकिन रामगिरी और राणे जो बकवास कर रहे हैं इनको उठाकर नहीं डाला जा रहा है। क्राइम तो दोनों का एक ही बता रहे हैं ना आप, उसका भी क्राइम, वो मौलवी साहब का भी क्राइम एक है, इनका भी क्राइम एक है। एक आदमी जेल में है, ये बाहर घूम रहे हैं। तो लॉ के जो दो नज़ीरें हमारे पास है, 2 एग्जाम्पल्स है ये। तो ये हमारा पहला डिमांड है। उस पर हम एक और बात कहना चाहते हैं कि पैगंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, उसमें तमाम पैगंबरों के बारे में जो भी आनत करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रोविज़न होना चाहिए। और ये नहीं तो आने वाली असम्बली, जैसे हमारे भाई ने कहा, वो उनके प्रोविज़न में ये बात आ सकती है। हम तो ये भी बात कहेंगे कि आने वाले लोग अपने मैनिफेस्टो में इसको रखें
कि मैनिफेस्टो में उसको जगह दें कि एक पैगंबर बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और ऐसे तमाम कम्युनल हेट्रेट जितने भी पैदा करने वाले लोग हैं उनको सज़ा देने के लिए कानून बनाएंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो वक्फ बिल का, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का। वक्फ के बारे में सब जानते हैं कि मुसलमानों की ज़ाती प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ज़ाती प्रॉपर्टी है। पूरे मुल्क में मुसलमानों ने अपने खून पसीने से कमाई हुई प्रॉपर्टी का हिस्सा पब्लिक वेलफेयर के लिए दिया है, उसको वक्फ कहते हैं, औकाफ कहते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 8,40,000 प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ के भारत में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ वाला स्टेट माना जाता है, उसके बाद तुर्की है, उसके बाद मलेशिया है। इतना बड़ा वक्फ भारत के अंदर है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। इसमें से 70% तो गवर्नमेंट के पोजीशन में है, उनके ऑफिसेस है। ये ऑफिसेस सामने के, ये किसके ऑफिसेस है? ये जो सूबेदारी गेस्ट हाउस है पीछे, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये घाटी का हॉस्पिटल है, ये किसकी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है? ये मुसलमानों की औकाफ पे बना हुआ है। ये वेलफेयर के लिए मुसलमानों ने दिया है, सिर्फ इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया है। ऐसे 8,40,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, 40,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी अगर इस वक्त अगर उसका निकालेंगे ना, अगर तखमीना निकालेंगे आप, तो तकरीबन 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है मुसलमानों की है, जो उनके आबा व अजदाद ने खून पसीने से कमा के दिए कि लोगों की खिदमत की जाए। उसी में ये मस्जिदें आती हैं, उसी में कब्रस्तान आते हैं, उसी में जो है ये दरगाहें आती हैं, उसी में जो है ये वेलफेयर के करने के छोटे मोटे इदारे आते हैं, ये ट्रस्ट आते हैं, सब उसी में आते हैं। तो अब अगर ये गवर्नमेंट अपने हत्याने के लिए क़ानून बना रही है, इसमें गैर मुस्लिमों को रखना चाहती है। गैर मुस्लिमों का क्या काम है भाई? मेरे घर का मसला है, पड़ोस की ज़रूरत काहे की है? मैं मसला हल करूँगा या मैं देखूँगा उसको? अभी मैं ये कहता हूँ कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर 2 मुसलमानों को रख दें, रखेंगे आप? सिखों का जो जत्था है, जो वहाँ के अमृतसर के गुरुद्वारे का इंतज़ाम करता है, उसमें 2 मुसलमान रख दें, रखेंगे वो लोग? क्रिश्चियन जो यहाँ सोसाइटी है, चर्च सोसाइटी, उनसे ये कहेंगे तुम्हारे क्रिश्चियंस के मामला चला रहे हैं तो 2 मुसलमानों को रखेंगे आप? जब आप इसमें नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब ये अलग बात है कि 70% प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, 30% प्रॉपर्टी पर भी उनकी नज़रें लाल हो रही हैं, 30% है उस पर भी लाल नज़रें हैं। तो वो बचाने के लिए कम से कम ये बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों को खड़ा रहना चाहिए और अपनी मस्जिदों, क़ब्रस्तान, अपनी दरगाहों, मकाबरों को जो है बचाने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि जो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल 2024 का है, इसको गवर्नमेंट वापस ले, इसके सिवा कोई चारा नहीं। 44 अमेंडमेंट वो 1995 के बिल में करना चाहते हैं, और 2013 का जो वक्फ बिल है उसमें वो ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो ये अमेंडमेंट हमको क़तई मंजूर नहीं है। और डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट, इंडिया अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहती है, तो मुसलमानों की इस राय का ध्यान रखना चाहिए। जेपीसी को जितनी राय मुसलमानों ने भेजी है वो तमाम राय को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको सामने रखकर ये बिल वापस लेना चाहिए। तीसरी बात जो हमने कही है वो नामीकरण की है। संभाजी नगर का नाम रखने में हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप नई आबादी को नाम दीजिए। ये यहाँ से लेकर ये पंढरपुर से लेकर जो आगे वालूज का पूरा इलाका है, जितनी भी MIDC एरिया है, ये सब नई आबादी है। ये नया रेवेन्यू जो विकल्प है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, इसको आप नाम रखिए ना संभाजी नगर। ये चिकल थाने से आगे शेंद्रा वगैरह तक है, इसको शिवाजी नगर, संभाजी नगर, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दीजिए। ये पुराने शहर का नाम क्यों बदल रहे हैं आप? इसकी शनाख्त को क्यों बदल रहे हैं? इसको बदलने से किसका रेवेन्यू मुतासिर होगा? दुनिया में पेरिस में, मैड्रिड में या ये कि वाशिंगटन में बैठे हुए लोग संभाजी नगर को नहीं पहचानते, वो औरंगाबाद को जानते हैं।
जो हज़ारों रुपए का टिकट लेकर यहाँ आते हैं यहाँ की चीज़ें देखने के लिए। तो जो रेवेन्यू डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, उस पर कितना इफ़ेक्ट होगा इनका, इसको ही नहीं समझ रही है गवर्नमेंट। करोड़ रुपए का लॉस होगा, लोग संभाजी नगर में क्या देखने आएंगे? उन्हें मालूम ही नहीं कि संभाजी नगर कहाँ है, कहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन औरंगाबाद तो कई डिकेड से मशहूर है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पर सारी दुनिया में मशहूर है। तो लोग वो स्पॉट देख कर आते हैं। औरंगाबाद बीबी का मकबरा देखेंगे, यहाँ केव्स देखेंगे, संभाजी नगर में क्या है? तो इसको जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। फिर ये नाम बदलने के बाद भी मैं तो प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ। नाम बदलने के बाद कितनी जगह नाम बदलना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को नाम बदलना पड़ेगा। जितने प्रिंटिंग प्रेस की जितनी चीज़ें हैं, कितने हज़ारों लाखों पासपोर्ट वो बदलने पड़ेंगे, कितने ऑफिसेस के नाम बदलने पड़ेंगे, कितने बोर्ड बदलने पड़ेंगे। इसमें जो पैसा जाएगा वो किसका जाएगा? पब्लिक का जाएगा, उनकी जेब से जाएगा। तो आप खामोखा के पब्लिक पर एक टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं। तो जो रेवेन्यू उनकी जेब से जाएगा, गवर्नमेंट की अपनी जेब से डाल रही है क्या? पब्लिक के पैसे से ही ये सब करेगी ना। तो ये पब्लिक के पैसे से ये नाम बदला जा रहा है। तो हम इसके भी ख़िलाफ़। हम ये कहते हैं कि नाम एज इट इज़ रखा जाए, उससे एक तहज़ीब की शनाख्त है, उससे हमारा एक मादी जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकेंगे, नामों को बदलने के बाद भी हिस्ट्री को बदल नहीं सकेंगे। आप क्या बनिएंगे? BA सेकंड ईयर में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, औरंगज़ेब का नाम वहाँ से हटा देंगे क्या? वो तो सिलेबस का हिस्सा है, वो किताबें फाड़ के फेंक देंगे। आप क्या करेंगे? मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को उठा के कहाँ फेंकेंगे? ताजमहल बताते वक्त हमारा गाइड क्या बोलेगा लोगों को? या लाल किला बताते वक्त क्या बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर लाल किले के ऊपर खड़े के भाषण देगा तो लोग बताएंगे ना ये लाल किला किसने बनाया है? क्या बोलेंगे? किन नामों को मिटाएंगे आप, और किन किन नामों को मिटाएंगे? अपने दिमाग से नफ़रत को मिटाइए, अपने सीने से जलन को मिटाइए, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। हमारा बोलना ये है, इसलिए ये नाम बाकी रहना चाहिए। और इस नाम के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, उससे गवर्नमेंट को जो फ़ायदे हैं वो उठाना चाहिए। हम इसके फेवर में बात कर रहे हैं। तो संभाजी नगर के बदलने के हम खिलाफ़ नहीं है, लेकिन वो नई बस्ती को नाम देना चाहिए। और अब तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बदल दिया है, लेकिन कम से कम आने वाली गवर्नमेंट, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये तो रिकग्नाइज गवर्नमेंट ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी पे चल रही है। कल क्या फ़ैसला होगा, गवर्नमेंट की हैसियत क्या रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। तो जो जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो गवर्नमेंट जो ऐसे बकवास फ़ैसले कर रही है, तो हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि कम से कम जो है कुछ गरिमा का ख्याल रखो। CM बने बैठे हो तो क्रिमिनल्स का साथ मत दो। आप CM बनकर भी क्रिमिनल्स का FIR 60 FIR जिनके ख़िलाफ़ है उसको आशीर्वाद आप दे रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं ये भी देख लीजिए। तो हमारा बोलना ये है कि जो गरिमा होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं, उसका ख्याल कीजिए। और उस ख्याल को रखते हुए अदल व इंसाफ अगर आप कर सकते हैं तो ये हुकूमत आगे चलेगी। अदरवाइज़ ये सबको अपने घर जाना पड़ेगा। देखिए अच्छे लोग जो यहाँ पे चले गए हैं, तो किसी ने कोई ख़रीद के लाया नहीं है कि परमानेंट रहेगा यहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं, और ये हमारा अपोजिशन इसी हवाले से है कि हमारे डिमांड्स है ये पूरे हों। और जब तक ये डिमांड्स पूरे नहीं होंगे हम यहाँ बैठेंगे। अगर यहाँ से उठेंगे भी तो नेक्स्ट प्लान करके उठेंगे कि आगे हम क्या करेंगे, और वो लोगों को देंगे। सिर्फ इस शहर में नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, इस तरह धीरे धीरे पूरी रियासत में जाएंगे हम, और पूरी रियासत में ये आंदोलन को खड़ा करेंगे हम। आखिरी सवाल ये है, जी, इस तरह से मराठा समाज के लिए जरांगे पाटिल जो तो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी वो ये आंदोलन का वो हिस्सा बन सकता है। क्यों? तो उन्होंने भी फैसला किया, अगर हमारे हाथ में अगर फैसला नहीं आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो हम जो है तो पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें लड़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये आंदोलन में ये कहा जाएगा कि अगर CM साहब या गवर्नमेंट सुनती नहीं है तो मुसलमानों की जो जमात है इन्होंने भी सीटें जो इलेक्शन लड़ना चाहिए। भाई देखिए, NDA गवर्नमेंट से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, न सेंटर से न स्टेट में। जो भी NDA का होगा वो हमारे हक़ में कोई फ़ैसला नहीं करेगा, हमको ये अच्छी तरह मालूम। जो लोग हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं
इंडिया ब्लॉक जो समझता है कि जिनके ज़रिए से वो पावर में आ सकते हैं, उनको सोचने का काम है कि उन्होंने सोचना चाहिए कि मुसलमानों के ये प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, उनको कैसे समाधान करके दिया जा सकता है, उनके इश्यूज़ को वो कैसे हल कर सकते हैं। सोचने का काम इनका है। हम उनको भी तवज्जो दिला रहे हैं और बड़ी तादाद में इंडिया ब्लॉक के लोग जो हैं वो सब आ रहे हैं। अभी आपके पास यहाँ सामने बैठे हुए एनसीपी के जो माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो जिस तरह से समाजवादी के हमारे ये बैठे हैं, ये सब इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चेंजेस तो आना है, महाराष्ट्र की ये गवर्नमेंट जाएगी और नई गवर्नमेंट आएगी, उस गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये प्रश्न सही बुनियादों पर हल होंगे। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक ये हल होंगे नहीं, इंशाल्लाह ये सब चलता रहेगा।